हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुनील कुमार। स्वागत करता हूं अपने गीतांश आईटी क्लास में। हम पढ़ रहे हैं पाइथन, जिसमें हमने चैप्टर 2 देखा था और इस चैप्टर 2 में हम बहुत सारे एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट का एग्जांपल देख रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये चैप्टर 2 का पार्ट 3 वीडियो है। इसमें हमने पिछले बार में यानी पार्ट 2 वीडियो में हमने 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, जो कि हमने यहाँ पे ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, जिसमें पहला था फैक्टोरियल कंप्यूटेशन, रिवर्सिंग डिजिट्स एंड इंटीजर टेस्ट वेदर अ नंबर इज प्राइम। यानी कि ये जो 3 प्रॉब्लम थे इसको हम एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट की मदद से समझ लिए थे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम इन 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि है फेबोनिकी सीरीज यानी फेबोनिकी सीक्वेंस को हमें प्रिंट कराना है और जीसीडी 2 नंबर का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम इन 2 प्रॉब्लम को इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगर आप इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैप्टर 2 का पार्ट 2 वीडियो को आप देख सकते हैं, यानी कि प्रीवियस वीडियो जो है उसे आप विजिट कर सकते हैं, जो कि क्लास 4 है, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जो कि है फेबोनिकी सीक्वेंस। तो आप जानते होंगे कि फेबोनिकी सीक्वेंस क्या होता है। तो मैं बता दूं एक बार आपको कि फेबोनिकी एक सीरीज है जिसमें फर्स्ट 2 डिजिट का एडिशन लिखा जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि इसमें फेबोनिकी सीक्वेंस कैसे लिखते हैं और ये क्या होता है। तो फेबोनिकी सीक्वेंस जो होता है वो स्टार्ट 1 से होता है, 1 हो गया, ठीक है। और क्या होगा, तो फर्स्ट 2 डिजिट यानी कि 1 अगर यहाँ पे है तो 1 के पहले कौन सा अक्षर होगा, तो 1 के पहले 0 है, तो फर्स्ट आगे की जो 2 नंबर है इसका एडिशन जो होगा वो नेक्स्ट नंबर होता है। तो यहाँ पे 1 + 0 = 1। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये 1 और 1 को ऐड करके यहाँ पे आएगा 2। फिर फर्स्ट आगे का 2 जो नंबर है इसको ऐड करके नेक्स्ट नंबर लिखा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि 2 + 1 = 3। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो इन दोनों नंबर का एडिशन होगा। तो इन दोनों नंबर का एडिशन कितना होगा, 5। फिर 5 के बाद अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आगे के 2 नंबर का एडिशन होगा, ठीक है। तो आगे का 2 नंबर 5 और 3 है, तो 5 और 3 का एडिशन कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज चलेगा, ये जो सीक्वेंस है, इसे हम फेबोनिकी सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि क्या है कि 0 तो बाइट आगे के 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता। तो जो हमारा फेबोनिकी सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से आएगा, 1 1 2 3 5 8 और फिर नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 13 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये आगे को चलते रहेगा। तो इसी फेबोनिकी सीक्वेंस को हमें प्रिंट कराना है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फेबोनिकी सीक्वेंस है, इसको हमें प्रिंट कराना है। तो अब लिमिट तो इसका है नहीं कि लास्ट हमारा जो इन नंबर है वो कहाँ तक है, जैसे कि नंबर की कोई तो लिमिटेशन है नहीं, वो 0 से लेकर इन्फिनिट तक है। लेकिन अंक की बात करें, डिजिट की बात करें, यहाँ पे देखिए डिजिट एंड नंबर 2 अलग अलग चीज होता है। जैसे डिजिट की मैं बात करूँ तो डिजिट तो हमारा लिमिट है 0 to 9, लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूँ तो नंबर तो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो उसी तरह ये जो सीक्वेंस है ये तो इन्फिनिटी पर चलते जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें एक स्टेप नंबर इनपुट कराना पड़ेगा, यानी कि हम लास्ट कितना नंबर तक प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये इसका नंबर हो गया, पोजीशन नंबर, कि 3 नंबर पोजीशन पे क्या प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा। 4 नंबर पोजीशन पे क्या आएगा, तो 5 आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, तो हमने एक रफ आइडिया देख लिया कि फेबोनिकी सीक्वेंस क्या होता है, उसका क्या पैटर्न होता है। तो ये पैटर्न हो गया। अब क्या करेंगे, तो हम यूजर से क्या करेंगे कि लास्ट नंबर पोजीशन नंबर पूछेंगे कि आप अपना लास्ट नंबर बता दो। जैसे अगर कोई लास्ट नंबर 8 दे देता है, ठीक है, तो 8 दे देता है, यानी कि अब हमें जो सीक्वेंस नंबर है वो कितना प्रिंट कराना है, तो 8 नंबर तक प्रिंट कराना है। तो 8 नंबर तक तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 1, फिर इसके बाद हो जाएगा 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये फर्स्ट नंबर पोजीशन हो गया, फिर ये सेकंड नंबर पोजीशन हो गया, फिर ये 3 नंबर पोजीशन हो गया। अब इसके बाद का जो नंबर होगा, जैसे इन दोनों का एडिशन होगा 3, तो ये कितना नंबर पोजीशन हो गया,
4 नंबर पोजीशन हो गया। अब फिर नेक्स्ट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा 5 और इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 5 हो गया। फिर नेक्स्ट जो है वो है 8 और इसकी पोजीशन कितनी हो गई, 6 और फिर और इन दोनों का एडिशन नेक्स्ट नंबर जो होगा वो 13 होगा और इसकी जो पोजीशन हो गया वो हो गया 7। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा, तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, ठीक है। और यहाँ पे पोजीशन कितना आ चुका है, 8। तो हमने जो इनपुट कराया था कि स्टेप नंबर कितना होगा, पोजीशन नंबर कितना होगा, तो 8। तो लास्ट हमारा पोजीशन नंबर मिल गया 8। अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो इतना आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारा सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा। इसी सीक्वेंस को हम फेबोनिकी सीक्वेंस कहते हैं और इसमें हमें लास्ट स्टेप दिया जाता है कि हमें 5 स्टेप तक प्रिंट आउट कराओ, 8 स्टेप प्रिंट आउट कराओ, 10, 12, 15 जितना स्टेप की हमें ज़रूरत है उतने स्टेप को हमें प्रिंट आउट कराना है। तो ये हमने समझ लिया कि फेबोनिकी सीक्वेंस क्या होता है। अब इसका हम लॉजिक बनाते हैं कि अब हम इसे प्रिंट आउट कैसे करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो फर्स्ट 2 डिजिट का एडिशन है, यानी कि हमें जो थर्ड नंबर जो हमें प्रिंट आउट करना है, तो थर्ड नंबर को प्रिंट आउट करने के लिए हमें आगे के 2 नंबर को एडिशन करना पड़ेगा। तो आगे का जो 2 नंबर है उसको हम कहीं स्टोर कर लेते हैं एक वेरिएबल में, जिसको हम बार बार एडिशन करते जाएंगे। सपोज मान लेते हैं कि x में हम एक वैल्यू रख लेते हैं 0, फिर y की वैल्यू हम रख लेते हैं 1, ठीक है। ये 2 वैल्यू है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेबोनिकी सीरीज जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, आगे जो 0 है अगर हम 0 को भी ऐड करें 1 से तो रिजल्ट हमारा 1 ही आएगा। तो आगे से तो अब कोई मतलब ही नहीं है, हमारा जो सीरीज स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमारा जो ये 1 आया है ये कैसे आया, तो आगे का एडिशन है, ठीक है, 0 के बाद 1, तो 1 ही से स्टार्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे y को प्रिंट आउट करेंगे सबसे पहले कि y में हमारा क्या है, 1 है, तो y को प्रिंट कर दो। अब जब y हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, y प्रिंट आउट होने का मतलब क्या है कि अब हमारा आउटपुट 1 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 आउटपुट आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये सोचना है कि y की वैल्यू जो है वो फिर से 1 कैसे हो। तो अब हम क्या करते हैं कि जो x की वैल्यू 0 है उसको हम किसी एक थर्ड वेरिएबल में रख लेते हैं, यानी कि एक हम टेम्प नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें मैं x की वैल्यू रख लूँगा, ठीक है। अब x की वैल्यू जो कुछ भी होगा वो अब टेम्प में आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि x खाली हो चुका है, x में मैं y की वैल्यू रख देता हूँ और फिर y में मैं क्या करता हूँ कि x प्लस टेम्प, ठीक है, ये हम स्टेप करते हैं। और फिर क्या होगा, इसको फिर हम लूप में चला देंगे, फिर y हमारा प्रिंट आउट हो जाएगा। तो हमारा जो फेबोनिकी सीक्वेंस है वो यही कहता है कि स्टार्टिंग का जो 2 नंबर है इन दोनों नंबर को ऐड करो। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ये x है और ये y है। अभी हम यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ समझ लेते हैं कि हमारा जो पहला था वो था 0 फिर 1, यानी कि x था हमारा 0 और y था 1। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होना चाहिए, तो x एंड y का एडिशन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने x एंड y को, तो x को हमने टेम्प में रख लिया, यानी कि जो ये 0 है वो किस में आ चुका है, टेम्प में आ चुका है। और टेम्प प्लस y हमने कर दिया, यानी कि 0 + 1 अब कितना हो गया, फिर नेक्स्ट जो हमारा हो गया 1। और फिर मैं इसी चीज़ को एक बार और रिपीट करूँगा, तो फिर अब क्या हो जाएगा कि फिर ये x की जो वैल्यू है वो टेम्प में आ जाएगा। तो x अब हमारा क्या हो चुका है, y की वैल्यू, तो y यहाँ पे था, तो y में अब क्या चला गया। तो अब मैं यहाँ पे एक बार रफ करके बता देता हूँ कि जैसे हमारा x जो है नेक्स्ट स्टेप जो हमारा चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि x जो यहाँ हमारा टेम्प है, यहाँ पे मैं टेम्प भी बना लेता हूँ ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। टेम्प में हमारा क्या चला गया, x की वैल्यू 0 आ गया। फिर x में क्या चला गया, y की वैल्यू, y कितना था, तो 1 था, तो 1 अब x में चला गया। अब x में y में कितना आ गया, तो y में आ गया x प्लस टेम्प, यानी कि इन दोनों नंबर का एडिशन। तो इन दोनों नंबर का एडिशन कितना होगा, 1 होगा।
1 आ गया। अब क्या करो, प्रिंट करो y को, तो y हमारा फिर से प्रिंट होगा, तो i इस बार हमारा 2 नंबर पे आ चुका है, तो 1 को प्रिंट कर दिया। फिर मैं इसी स्टेप को एक बार फिर से दोहराता हूँ, देखते हैं अब क्या रिजल्ट आता है। तो फिर x को टेम्प में रखो, x की जो वैल्यू 1 है वो टेम्प में चली गई, तो अब यहाँ पे 1 हो चुका है। y की वैल्यू जो है वो x में रख दो, तो y में 1 है, और फिर ये x में आ गया तो 1 आ गया, यानी कि अब मैं रहने देता हूँ, ये 1 ही है। अब फिर y में क्या आ जाए, तो x प्लस टेम्प, यानी कि x प्लस टेम्प कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। अब 2 आ चुका है, तो अब क्या प्रिंट कर दो, y को प्रिंट कर दो, तो y में कितना आ गया, 2। तो अब हमारा जो नेक्स्ट काउंटर था वो 3 पे आ जाएगा, तो 3 पे कौन सा नंबर है, 2 प्रिंट कर देगा। फिर इसी चीज़ को एक बार और रिपीट करते हैं ताकि क्लियर हो सके। तो x को टेम्प में रख दो, तो x की वैल्यू 1 है, अब ये टेम्प में चली गई, तो टेम्प में 1 हो चुका है। फिर y की वैल्यू जो है वो x में आ जाए, तो y 2 है, तो 2 अब कहाँ चला गया, x में चला गया। फिर y में क्या रख दो, तो x प्लस टेम्प, फिर इन दोनों नंबर का एडिशन रख दो y में, तो y में अब कितना आ जाएगा, 1 + 2 = 3। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आई आ जाएगा, 4 नंबर स्टेप जो है उस पे क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट में हमारा क्या आएगा, y की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। अगर हम इसी चीज को एक बार और रिपीट करें कि x की वैल्यू y में चली गई, ठीक है, और y की वैल्यू x में चली गई, और फिर y में क्या आ जाए, तो 10 + x आ जाए, यानी कि 5 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वहाँ पे फिर हमारा 5 प्रिंट कर दिया। और इसी तरह से ये सीक्वेंस कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू जो हमने इनपुट कराया था उसके इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। यानी कि अगर 8 हमने इनपुट कराया तो i को हमें 8 तक रन कराना है, और इसी तरह से हमारा जो सीक्वेंस है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो हमने एक रफ आइडिया भी देख लिया, और यहाँ पे हमने लॉजिक भी अपना डेवलप कर लिया कि अब हमारा जो मेन कोडिंग है वो क्या है फेबोनिकी सीक्वेंस का। तो इसी चीज को हम एल्गोरिदम में राइट डाउन करेंगे। तो देखते हैं इसका हम कैसे लिखते हैं एल्गोरिदम। तो अब हम इसका एल्गोरिदम भी देख लेते हैं। तो एल्गोरिदम आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट में हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 में स्टार्ट है, और फिर जो जो हमें वेरिएबल की ज़रूरत है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, जैसे x, y, i। y और i में हमने 1 रख लिया, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 हो गया, और i हमारा 1 है, यानी कि हमें जो काउंटर स्टार्ट करना है वो 1 से स्टार्ट करना है। और एक टेम्प वेरिएबल हम लेंगे स्वैपिंग करने के लिए। स्वैपिंग क्या होता है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जब हमने वैल्यू एक्सचेंज करने वाला जो प्रोग्राम बनाए थे उसमें हमने स्वैपिंग बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसका पिछले वाला वीडियो आप जरूर देख लें। फिर नेक्स्ट स्टेप में है टेक अ नंबर। नंबर में क्या इनपुट होगा कि कितना स्टेप तक हमें प्रिंट आउट कराना है। फिर स्टेप 3 जो है वो रिपीट करना है स्टेप 4 को। कब तक, जब तक कि जो हमने इनपुट कराया है उसके बराबर नहीं हो जाती। यानी जैसे कि हमने एग्जांपल में बताया था कि जैसे हमने स्टेप नंबर 8 कहा था, तो 8 तक प्रिंट आउट होना चाहिए। ठीक है, स्टेप 8 तक प्रिंट आउट होगा, तो आई को हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक लेके चलेंगे। फिर अब हमारा जो स्टेप 4 है उसमें क्या होगा, तो जो अभी अभी हमने लॉजिक देखा था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले y को प्रिंट कर दो, तो y में बाय डिफॉल्ट कितना है, 1 है, तो 1 प्रिंट आउट हो जाएगा। फिर टेम्प के अंदर x की वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू कितनी है, 0, तो जो हमारा टेम्प है टेम्प में 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो कह रहा है कि y की वैल्यू को x में रख दो, तो y की वैल्यू 1 है, जो कि x में अब 1 चला गया, और फिर इसको ऐड कर दो, तो x प्लस टेम्प, यानी कि हमारा जो ये नंबर है 1 और 0, इन दोनों को ऐड करके फिर y में रखना है और y को प्रिंट करा देना है। ठीक है, तो ये जो अभी अभी हमने लॉजिक देखा था वही लॉजिक यहाँ पे लिखा है। और फिर क्या करना है, तो i को 1 से ऐड करते जाना, यानी i को हम बार बार इंक्रीज करते जाएंगे, एक संख्या बढ़ाते जाएंगे। ये कब तक बढ़ेगा और बढ़ के कहाँ तक जाएगा, तो ये जब तक कि नम जो है उसके बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, अभी जब से ये नम के बराबर हो जाएगा तब तक हमारा सारा सीक्वेंस जो है, सारा सीरीज जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगा। तो प्रिंट आउट होने के बाद अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है स्टॉप। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो हमने देख लिया एल्गोरिदम, अब हम इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं।
फ्लो चार्ट भी बहुत ही सिंपल है, आप इसको एक बार में समझ सकते हैं। तो अब हम फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं। फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से है। तो फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, तो जो हमारा एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम को ही, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम फ्लो चार्ट कहते हैं। यानी कि जो बातें एल्गोरिदम में लिखी है उसी बातों को हम शेप्स के मदद से, ग्राफ के मदद से हम रिप्रेजेंट कर दिए और इसका डायरेक्शन फ्लो बता दिए, तो वो होता है फ्लो चार्ट। तो वही बात है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट होने के बाद जो जो वेरिएबल की ज़रूरत है उसका यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गया है, और फिर यहाँ पे हमने इनपुट लिया है, फिर यहाँ डिसीजन है कि ये कब तक चलेगा। कब तक चलेगा, तो जब हमारा जो लास्ट इनपुट किया गया है स्टेप, सपोज 8 जो हमने इनपुट किया था, तो i को 8 तक चलाना है, ठीक है। यानी यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, i इनिशियली 1 है, तो ये 1 से लेकर 8 के बराबर तक ये चलेगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट करना है y को, जो कि y में 1 रखा हुआ है, वो i प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे टेम्प को, जो हमने यहाँ लॉजिक समझा था, सेम वही लॉजिक यहाँ भी लिखा हुआ है। और फिर लास्ट में यहाँ पे i को 1 नंबर से इंक्रीज किया गया है, और इंक्रीज करने के बाद फिर यहाँ पे आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये फिर कंडीशन को चेक करेगा, और ये काम तब तक चलेगा जब तक कि i 8 के बराबर तक नहीं हो जाता। जैसे ही 8 के बराबर होगा कंडीशन फॉल्स होगा, और फॉल्स होने के बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप जो हमारा स्टॉप हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम हमारा द एंड हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल था फिबोनाची सीक्वेंस, और इसको हमने बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, तो वो है GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स। यानी कि क्वेश्चन से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि हमें 2 नंबर इनपुट कराना हो गया, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। ये बात तो क्लियर है कि हमें 2 नंबर इनपुट कराना है। अब कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप GCD का मतलब समझते हैं? GCD क्या है? GCD को हम एक और बात कहते हैं, एक और नाम है इसका HCF, ठीक है। या तो हम HCF कह ले या तो हम GCD कह ले, बात बराबर है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों नंबर का जो कॉमन फैक्टर है वो हाईएस्ट होना चाहिए। और वही बात यहाँ है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, यानी कि दोनों का जो डिवीजन है, जो फैक्टर है, वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि हाईएस्ट होना चाहिए। बात दोनों सेम ही है। तो कैसे होता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे बात कही क्या जा रही है। तो हम 2 नंबर को इनपुट करते हैं। सपोज कि हम पहले 2 नंबर ले लेते हैं। पहले हम GCD को समझ लेते हैं। अगर हमें GCD समझ में आ गया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। अब हम इसका एल्गोरिदम लिख सकते हैं, क्योंकि इसी बेस पे अगर हमें GCD का फॉर्मूला पता है तो हमें एल्गोरिदम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज हम कोई नंबर ले लेते हैं 4 एंड 6, ये 2 नंबर है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हम पहले फैक्टर का फाइंड आउट करते हैं कि कितने फैक्टर हैं, कितने डिवीजन है, जिससे कि ये पूरी तरह से कट जाए। तो 4 कौन कौन नंबर से डिवाइड हो सकता है, तो 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 से पूरी तरह से कट जाएगा। यहाँ पे डिवीजन करने का मतलब कि जो रिमाइंडर है 0 आ जाना चाहिए, तो 1 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। फिर 2 से भी कट जाएगा, और फिर कौन से नंबर से कटेगा, तो अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, तो लास्ट कितना बच रहा है 4। यानी कि 4 का कौन कौन सा फैक्टर है, तो 1 है, 2 है एंड 4 है। इसके अलावा और कोई हो सकता है नहीं, क्योंकि अब 4 लास्ट है, 4 से ज़्यादा तो हम नहीं रख सकते, क्योंकि बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या को डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो हमारा 4 नंबर हमने इनपुट लिया है, इसका जो फैक्टर है, पहले तो फैक्टर फाइंड आउट किए कि कौन कौन से फैक्टर है, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं 4 के। ओके, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि यही 3 ऐसा नंबर है जो कि ये 4 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। अब हम बात करते हैं 6 की। 6 में कौन कौन से ऐसे नंबर है जिसकी मदद से हम इसका फैक्टर, इसको डिवाइड कर सकते हैं, पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 है, 1 तो सभी नंबर को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। क्या 2 पूरी तरह से कर सकते हैं, हाँ 2 भी, 2 से भी हम 6 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और फिर 3 है, 3 से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड 4 से नहीं कर सकते, 5 से नहीं कर सकते, 6 अब बच गया, तो लास्ट हमारा बच गया 6।
क्या इससे बड़ी संख्या कोई हो सकता है? नहीं, क्योंकि जो लास्ट जो स्वयं है ये स्वयं से ही डिविजिबल हो, ठीक है। स्वयं से बड़ी संख्या से अब कोई संख्या डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा 4 है, 4 की कौन कौन सी फैक्टर है, यहाँ पे सारे फैक्टर जो भी है वो हमने निकाल लिया, और फिर यहाँ पे 6 का जो फैक्टर था वो हमने निकाल लिया। यानी कि ये ऐसे संख्या है जो हमने नंबर इनपुट किया है उसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि कौन कौन से जो नंबर है वो कॉमन नंबर है, ठीक है। तो कॉमन नंबर को अब हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा ये जो पहला नंबर है ये कॉमन है, दोनों संख्या में है, ठीक है जी। दूसरा नंबर है ये भी दोनों में कॉमन है। उसके बाद 4 है, यहाँ पे 3 है और 6 है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हमारे पास जो कॉमन नंबर है वो तो 2 ही है, 1 और 2। ये इतना बात क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन ये उठता है, अब हमने क्या समझ लिया? फैक्टर को समझ लिया, डिवीजन की कौन कौन से नंबर से ये नंबर डिवाइड हो सकता है। अब कॉमन को भी हमने समझ लिया कि कॉमन क्या क्या है, यानी कि दोनों में जो नंबर मैच कर रहा है वो कॉमन है। अब ग्रेटेस्ट यानी कि हाईएस्ट नंबर को हमें फाइंड आउट करना है। तो हाईएस्ट नंबर कौन है? 1 और 2 में, तो 2 है। ये जो हमारा 2 है यही तो है जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन होने के साथ साथ हाईएस्ट भी है, ग्रेटेस्ट भी है। तो इन दोनों का जो आंसर होगा जीसीडी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि अगर हम इनपुट करते हैं 4 और 6 तो इन दोनों नंबर का जो जीसीडी होगा, जो एचसीएफ होगा, वो कितना होगा? ये बात क्लियर हो चुकी है कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन डिवीजन को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम समझते हैं कि इसका लॉजिक कैसे बना है, इसको हम कैसे एल्गोरिदम में करें। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है। सबसे रेंज की अगर बात करें, रेंज, इन दोनों का रेंज कहाँ से, यानी कि मिनिमम कौन संख्या हो सकता है। तो मिनिमम की अगर बात करें तो मिनिमम हमारा यहाँ पे 1 हो सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, मिनिमम हम 1, यानी कि कम से कम क्या हो सकता है? 1। और ज्यादा से ज्यादा हम कौन सी संख्या रख सकते हैं? कॉमन होना चाहिए, ये बात को भी ध्यान रखना है। तो कॉमन हमारा हाईएस्ट क्या हो सकता है? क्या 4 से बड़ी संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो है, स्मॉल जो हमारा है वो है 4। 4 से कोई सा भी बड़ी संख्या है तो क्या वो दोनों में कॉमन होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो लास्ट 4 तक ही चलेगा। अगर ये 6 है तो 5 भी तो है ना, तो 6 से छोटी है, मगर 5 से 4 से जो है वो बड़ी संख्या, तो ये इसमें नहीं आ सकता। तो हमारा जो कॉमन रेंज होगा वो छोटी वैल्यू जो होगा वो होगा, यानी कि यहाँ पे हम स्मॉल रख लेंगे, यानी यहाँ पे हम स्मॉल लिख लेते हैं, या फिर हम 4 रख लेते हैं, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं स्मॉल, ठीक है। यानी कि जो नंबर हमने इनपुट कराया था 1 और 2, उन दोनों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हमारा रेंज है, हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। और 1 से हम लास्ट जो छोटी वैल्यू है वहां तक हम दोनों नंबर को डिवाइड करते जाएंगे। और डिवाइड कैसे करेंगे? सपोज कि नंबर 1 है और नंबर 1 में क्या है? 4 है, तो 4 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, यानी कि हम एक रख लेते हैं सपोज i, और इसको हम चेक करेंगे किससे कि क्या ये 0 के बराबर है, ठीक है। और हम एंड लिख देते हैं, एंड जो 6 है, नंबर 2 है, 6 को भी हम डिवाइड करेंगे सेम नंबर से, यानी कि i से, और फिर इसे भी हम चेक करेंगे कि क्या ये 0 के बराबर है। 0 हम इसलिए चेक करें क्योंकि दोनों क्या होना चाहिए? सेम संख्या से डिवाइड होना चाहिए, दोनों का दोनों। तो ये हमारा कंडीशन है कि दोनों संख्या सेम नंबर से, सेम नंबर क्यों? क्योंकि हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो यानी कि वो संख्या इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। अब बात है कि i की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो i की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए और लास्ट कहाँ तक जाना चाहिए? तो जो उसका स्मॉलेस्ट नंबर है, यानी कि जो 2 नंबर हमने इनपुट किया है
वो स्मॉलेस्ट नंबर तक हम इसे लेकर चलेंगे। अगर नहीं कि अगर हमने 4 और 6 से स्टार्ट किया है तो आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 4 नंबर तक हम लेके चलेंगे और दोनों नंबर को डिवाइड करते चलेंगे। जिस भी नंबर से फाइंड आउट हो गया और हम लास्ट तक लेके चलेंगे, लास्ट तक यानी कि जो भी हमारा लास्ट नंबर होगा वो अगर डिवाइड होता है तो हम एक जीसीडी नाम का वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हम आई को रख देंगे जीसीडी में। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे यदि ये नंबर 4 नंबर आई से डिवाइड हो रहा है और 6 नंबर आई से डिवाइड हो रहा है, यानी कि दोनों डिवाइड हो गया, दोनों की वैल्यू 0 0 आ चुकी है, तो क्या कर दो, तो जीसीडी में आई को रख दो और आई हमारा लास्ट कहाँ तक चलेगा, तो छोटी वैल्यू तक। यानी कि जो हमारा यहीं पे हम समझ लेते हैं कि अगर आई हमारा 1 है तो यहाँ पे दोनों डिवाइड होगा और जीसीडी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, तो स्टार्टिंग में 1 होगी। फिर दूसरी बार 2 को चेक करेगा, 2 से भी दोनों संख्या डिवाइड हो रहे हैं, तो फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 की कहाँ आ गया, जीसीडी में, तो अब जीसीडी की वैल्यू चेंज होकर 2 हो चुकी है। फिर हम 3 से चेक करेंगे तो 3 में 4 हमारा डिवाइड नहीं होगा लेकिन 6 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन ट्रू हो रहा है, दूसरा फॉल्स हो रहा है, तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा दोनों। और फिर हम नेक्स्ट नंबर से चेक करेंगे 4 से, तो 4 में हमारा ये वाला प्रिंट आउट हो जाएगा यानी कि कट आउट हो जाएगा और ये कट आउट नहीं होगा, तो अब हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, यहाँ भी कंडीशन फेल हो गया। तो जीसीडी की लास्ट वैल्यू कितनी थी, 2 लास्ट वैल्यू था जिससे कि ये डिवाइड हुआ था 2, तो इसको हम लूप में चलाएंगे और ग्रेटेस्ट डिवीजन नंबर को फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर एक और हम काम कर सकते थे कि इसको हम उल्टा चेक कर ले, 4 से लेकर 1 तक चेक करें, जो पहला डिवाइड हो गया उसको हम प्रिंट आउट करा दें। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम एक लॉजिक पे नहीं बनता, इसके लिए बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारे थिंकिंग है, जैसा आप सोचोगे उसके हिसाब से आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ओके, तो अब हम इन सभी बातों को समझ लिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या होता है, ये तो सेम ही है, हमने वो समझ लिया। और हमें कैसे लॉजिक है और हमारा ये वाला जो मेन लॉजिक है इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, अब हम इसे समझते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं एल्गोरिदम को, तो जो हमने बात वहाँ पे समझी है ठीक उसी चीज़ को हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है कि यहाँ पे जो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू है वो है स्टार्ट होगा, स्टार्ट होने के बाद हमने कुछ नंबर को डिफाइन किया है। कौन कौन से नंबर को हमने डिफाइन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 नंबर 2, जो कि हम यहाँ पे इनपुट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इनपुट होगा और इनपुट कीबोर्ड से होगा, कोई सा भी नंबर हम इनपुट कर सकते हैं। फिर जीसीडी स्मॉल और आई, स्मॉल हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें कोई भी नंबर इनपुट करेंगे तो हमें पता नहीं है कि पहले छोटी वैल्यू है कि बड़ी वैल्यू है, तो हम पहले चेक करेंगे स्टेप 4 में कि जो नंबर 1 एंड नंबर 2 यानी कि 4 सपोज 5 एंड 50 दो नंबर इनपुट हुआ है, तो उनमें कौन सी नंबर छोटी है। तो यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि num1 ग्रेटर देन num2, क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्मॉल में नंबर 2 आ जाए और अगर गलत है तो स्मॉल में नंबर 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन फेल हो रहा है, तो फेल हो रहा है तो स्मॉल में क्या हो जाएगा, नंबर 1, यानी कि नंबर 1 क्या है हमारा 5, तो हमारा 5 स्मॉल संख्या है, तो ये यहाँ पे आ गया है। तो हमने स्मॉल नंबर को फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा नंबर स्मॉल है। फिर नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि रिपीट स्टेप 6 को रिपीट करो, कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू स्मॉल तक नहीं आ जाता। तो आई की वैल्यू इनिशियली क्या है, 1। ठीक है, आई पहले 1 है और इसको कब तक लेके चलना है, जब तक कि ये स्मॉल के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, और स्टेप 6 को रिपीट करना है। स्टेप 6 में जो हमारा मेन लॉजिक था वो था कि नंबर 1 को आई से डिवाइड करो और चेक करो क्या ये 0 के बराबर है। फिर नंबर 2 को भी डिवाइड करो और चेक करो क्या ये 0 के बराबर है। यहाँ पे मॉडुलो सिंबल है, मॉडुलो सिंबल का मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर को निकालना। ठीक है, और जैसे ये अगर दोनों कंडीशन
कट जाते हैं, पूरी तरह से ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है तो ट्रू होगा तो ये वाला लाइन चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो ये वाला लाइन नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जीसीडी आई जो आएगा, जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, वो जीसीडी में आ जाएगा। जीसीडी में जब आ जाएगा तो जब ये कंडीशन फेल होगा, यानी कि ये 5 टाइम तक चल जाएगा, 5 टाइम चलने के बाद यहाँ पे प्रिंट आउट हो जाएगा जीसीडी की वैल्यू, यानी कि जीसीडी हमारा फाइंड आउट होके आ चुका है, जीसीडी को प्रिंट करा देगा और फिर यहाँ पे स्टॉप कर देगा। तो यहाँ पे हमने एल्गोरिदम को भी समझ लिया। तो अब हम फ्लो चार्ट को भी देख लेते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से है। और हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है स्टार्ट, और सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, जो जो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है उसको हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इनपुट लिया है, और इनपुट में हमने नंबर 1 नंबर 2 दे दिया है। और जैसे कि हम यहाँ पे एक बना देते हैं, और यहाँ पे हमने इनपुट जो लिया है 4 और 6 हमने इनपुट ले लिया। अब यहाँ पे चेक किया जा रहा है कि क्या इन दोनों में कौन स्मॉल है। इफ नंबर वन हमारा 4 है, नंबर 2 हमारा 6 है, तो क्या नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है, यानी कि जो 4 है वो 6 से बड़ा है। अगर हाँ, अगर कंडीशन ट्रू होता तो ट्रू होने का मतलब क्या है कि नंबर 1 ग्रेटर है, तो यहाँ पे ट्रू पार्ट में आएगा तो नंबर 2 को स्मॉल में रख दो, यानी कि जो छोटा है उसी को तो रखना है। तो कंडीशन है कि नंबर 1 ग्रेटर, तो नहीं, तो फॉल्स में आओ। तो फॉल्स में क्या हो रहा है कि स्मॉल जो है उसमें क्या आ जाएगा, नंबर 1। तो नंबर 1 हमारा 4 है और नंबर 2 6 है, तो इसमें छोटा 4 है, तो 4 को हमने स्मॉल में रख दिया। अब दोनों अगर कंडीशन चल जाता है तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप पे आता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने लूप लगा रखा है, वाइल लूप, जिसमें ये चेक करेगा कि आई की वैल्यू स्मॉल से छोटी होनी चाहिए और उसके बराबर तक होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आई की वैल्यू जो है वो 1 है, तो यानी कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कहाँ तक चलेगा, स्मॉल तक। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ इफ़ की कंडीशन है, और इफ़ में हमने क्या किया है कि चेक किया हुआ है कि जो आई की वैल्यू है वो नंबर 1 और नंबर 2 को डिवाइड कर रहा है। अगर पूरी तरह से डिवाइड कर देगा दोनों नंबर को तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जो जीसीडी की वैल्यू है वो आई की जो वैल्यू है वो जीसीडी में असाइन हो जाएगी। अगर नहीं होता, अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो फिर यहीं से ही ये लूप वापस चला जाएगा। तो ये लूप कंटिन्यूसली चलते रहेगा, इनको देखते रहेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा तो आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी प्लस प्लस, और ये इंक्रीज होने के बाद क्या होगा तो यहाँ पे जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो फॉल्स होने के बाद जीसीडी की वैल्यू यहाँ पे आ चुका है, तो जीसीडी को यहाँ पे प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के बाद हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, स्टॉप हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम था जिसको हमने समझ लिया है। अब हमें क्या करते हैं, तो अभी तक हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के मदद से सॉल्व किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको असाइनमेंट की ज़रूरत है तो हम असाइनमेंट में प्रोवाइड कराएंगे। कि अब देखिए क्या है कि ये सब जो प्रैक्टिकल चीज़ें आप जितना खुद से करोगे, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज इंक्रीज करेगी, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा। तो आप खुद से भी ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम लीजिए और उसका एल्गोरिदम लॉजिक बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको बहुत सारे असाइनमेंट प्रोवाइड करा देंगे जिसके मदद से आप उसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद हमें आप अपने सॉल्यूशन को दिखा सकते हैं, हम वहाँ पे आपको बताएंगे कि आपने सही बनाया, कैसे बनाया। अगर उसमें कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको करेक्शन करके भी बताएंगे। यानी कि आप खुद से प्रैक्टिस करो। अगर असाइनमेंट की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, और जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही सीखोगे। ठीक है, क्योंकि ये जैसे मैथ के फॉर्मूला की तरह है, अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो वो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो अभी एग्जाम में बहुत सारा टाइम है, तो इन सभी एल्गोरिदम को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवीजन करना है, ताकि ये एग्ज़ाम तक एटलीस्ट याद रहे। ये सब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम को देख लिया है, जिसमें से हमने सबसे पहले फैमिली फैक्टोरियल कंप्यूटेशन को समझा था, जो कि हमारा प्रीवियस वीडियो में था। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये 3 प्रोग्राम को समझा था,
फैक्टोरियल कंप्यूटेशन, रिवर्सिंग डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर, टेस्ट वेदर अ नंबर इज प्राइम, यानी कि किसी नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है वो चेक करना, इंटीजर नंबर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना, फैक्टोरियल काउंट करना। और फिर आज के वीडियो में हमने सीखा है फेबोनिची सीक्वेंस, फिर जीसीडी काउंट करना। तो हम जीसीडी कैसे निकालते हैं ये सब की चीज़ का हमने लॉजिक देख लिया, एल्गोरिदम देख लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे, पाइथन की बेसिक बातें सीखेंगे और हम पहले एक छोटा सा प्रोग्राम भी रन करा के देखेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो से पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने पढ़ रहे थे वो पाइथन में यूज होने यानी कि किसी भी लैंग्वेज में यूज होने वाली बेसिक चीज़ें थी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसमें काम करने के लिए। तो हमने अपना बेस मजबूत कर लिया है, अपना न्यू मजबूत कर लिया है। अब इतना समझने के बाद अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आते हैं तो उस पर काम करना बहुत ही इजी हो जाता है। अगर ये सब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आप समझ जाएंगे। बट अगर ये सब आपका जो अभी तक हमने वीडियो बनाई है, अगर ये सब आपका क्लियर है तो आगे जो हम पाइथन लैंग्वेज जब हम पढ़ेंगे, हम कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है और वहाँ पे हम बहुत ही ईजी वे में कोडिंग करना सीख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से। और वैसे भी पाइथन लैंग्वेज बहुत ही इजी लैंग्वेज है। तो हम नेक्स्ट वीडियो से पाइथन लैंग्वेज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसकी जो ABCD है यानी कि जो बेसिक बातें हैं वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पे केवल कोर्स कंप्लीट करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप कुछ नॉलेज गेन कर सके, आप एक अच्छा प्रोग्रामिंग कर सके। वैसे केवल चैप्टर ख़त्म करना, एग्ज़ाम पास करने तक ही हम यहाँ पे सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि बच्चे को, स्टूडेंट को एक अच्छी नॉलेज गेन कराना, एक अच्छी नॉलेज देना, ताकि वो अपने फ्यूचर में भी कुछ अच्छा कर सके। ठीक है, केवल एग्ज़ाम पास करना ही मेन मोटिव नहीं है हमारा ये भी है कि एग्ज़ाम भी अच्छे से पास करे और आपको एक अच्छी नॉलेज भी मिले और एक अच्छा प्रोग्रामिंग भी आप कर सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।